तो केवी का किलो वोल्ट, ऐसे ही लिखो MA मिली एम्पियर। केत्या दुख भूख सदमार एह बेहदा ते तेरी दातार बांधे खलासी पहना होए हो आखे ना सके कोई। और अलारा का जो सिद्धांत बताया था तुम्हें, क्या? एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। अलारा का सिद्धांत आएगा तुम्हारे उसमें, जरूर आएगा। अलारा का सिद्धांत क्या है, तो उसकी अपन ने लिखना है फुल फॉर्म, एज लो एज, एज लो एज, AS एज लो LOW लो, फिर एज AS एज, रीजनेबल REASONABLE रीजनेबल, अचीवेबल ACHIEVABLE, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। ये अलारा का सिद्धांत है, यानी कि कम से कम रेडिएशन अपन को देना है। डोज लिमिट बताई दी थी तुम्हें। देखो इसमें क्या है, क्वार्टरली जो अपना ये TLD का जो आता है डोज का, ये 10 मिलीसीवर्ट का है क्वार्टरली, 10 मिलीसीवर्ट, और एक साल में 20 मिलीसीवर्ट। यदि किसी वजह से 30 मिलीसीवर्ट लग भी जाए, बट 5 साल में 100 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो याद है ना सबको। तो आम तौर पर जो अपन पेशेंट के एक्सरे कर रहे हैं, उसमें जो रेडिएशन मिल रहा है, उसको तुम्हें बताया था, वो 0.2 टू 1.8 मिलीसीवर्ट पर ईयर पेशेंट का है ये, ठीक है ना। आमतौर पर जो हम एक्सरे करते हैं, तो उसमें जो मरीजों को जो रेडिएशन जा रहा है 0.2 टू 1.8 मिलीसीवर्ट पर ईयर, है ना। लिख लो अगर नहीं लिखा हो तो। यानी कि पेशेंट को 0.2 टू 1.8 मिलीसीवर्ट रेडिएशन लग रहा है, जबकि जो रेडिएशन वर्कर हैं उनको 1 मिलीसीवर्ट से भी कम लगता है। कितना बताया था? 0.64 मिलीसीवर्ट पर ईयर। तो जो 100 मिलीसीवर्ट अपन ने बताया है, इसका इतनी जल्दी पता नहीं चलता है अपने बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ है, बट 1 मिलीसीवर्ट भी इफेक्ट कर सकता है, इसलिए अपन को सावधानी बरतनी है। और 1000 मिलीसीवर्ट लग जाता है, तब जाके बॉडी में इफेक्ट का पता चलता है ना। ये जो लाइसेंस अपन लेते हैं, ARB की जो साइड है वो है E लोरा, E डैश, हाँ, E लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशंस। ये इस तरह लिखा जाता है, देखो, E लोरा, E छोटा होता है, LORA ये बड़ा रहता है, ठीक है। E लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशंस, ये एक सॉफ्टवेयर है ARB का। इससे जो अपन रिक्वायरमेंट, ठीक है, लाइसेंसिंग सब इससे मिलता है अपन को, है ना। तो E लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशंस। और अब तक के इनमें से कोई क्वेरी हो तुम्हारी? कुछ पूछना हो, ठीक है। ये एक्सरे के मॉड्यूल्स याद है सब तुम्हें? क्या क्या है बोलो।
और और सीटी, ठीक है ना। तो ये इसके वो हैं मॉड्यूल्स। सर ये थेरेपी है, रेडियोथेरेपी, ये सब मतलब एक दिन में ऐसे कैसे मतलब इसको देते हैं, एक दिन में एक? इसका सिद्धांत ये है बेटा, जिस पार्ट पे कैंसर है और वहाँ अपन को रेडिएशन थेरेपी देनी है, तो इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको इतने बाई इतने का, जैसे 8 बाई 10 या 10 बाई 12 का, 12 बाई 14 सेंटीमीटर का इस इतने फील्ड में इसको रेडिएशन देना है। तब ये फाइल जाती है फिजिसिस्ट के पास। फिर डॉक्टर ये लिखता है कि मुझे इसको 5000 सेंटीग्रेड देना है, ठीक है, और इसको 200 सेंटीग्रेड पर डे देना है। वो जो वहाँ रेडिएशन दिया जाता है वो सेंटीग्रेड में होता है, लिख लो। रेडियोथेरेपी में जो डोज दी जा रही है उसका माप है सेंटीग्रेड। है ना, सेंटीग्रेड उसका। तो जैसे कि डॉक्टर ने उस फाइल पे लिखा 5000 मुझे देना है, 200 पर डे देना है, तो 25 दिन का हो गया, है ना। तो वो फिर उसके सिद्धांत पे फिजिसिस्ट इसको तय करता है कि इसको इतने मिनट या इतने सेकंड रेडिएशन दे तो इसको एक दिन में 200 सेंटीग्रेड मिल जाएगा। फिजिसिस्ट तय करता है। तब वो फाइल अपने पास आती है, अपन पेशेंट की पोजीशन लगा के और उसमें उस फील्ड को सेट कर मशीन कंसोल पे आते हैं और वहाँ पे जितना मिनट उन्होंने निर्धारित किया है, जैसे 1 मिनट 20 सेकंड, तो 1 मिनट 20 सेकंड अपन उसमें लगाते हैं। जैसे ही उसको ऑन करते सोर्स बाहर आता है, उतना रेडिएशन देता है और वापस चला जाता है। क्योंकि जो कोबाल्ट का सोर्स है वो 24 आवर्स रेडिएशन दे रहा है। एक्सरे की तरह नहीं है कि अपन ने जितना दिया उसी टाइम एक्सरे निकला और बंद हो गया, जबकि वो लगातार देता है। इसलिए वो शील्डिंग अपने उसमें बंद रहता है। जब अपन कमांड देते हैं बाहर आ जाते हैं पोजीशन लगा के, जैसे ही कमांड देते हैं वो बाहर आता है, उतना रेडिएशन देता है, वापस अपने घर में चला जाता है। ठीक है, वो आपको वहाँ चल के दिखाएंगे तभी आपके समझ में आएगी। वरना अगर इसका डिटेल समझ ना हो तो अपने YouTube चैनल पे इसका पूरा एक 38-40 मिनट का एक वीडियो है, उसको देखना, आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और बेसिक फैक्टर ऑफ रेडिएशन हैजार्ड कंट्रोल का तुमको बताया था, TDS वाला सिद्धांत जो है, रेडिएशन हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए TDS का सिद्धांत, समय, दूरी और शील्डिंग। ठीक है। अब देखिए इसमें एक जो टाइम वाला तो आ ही गया, है ना। जितना परमिसिबल टाइम है उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। और जहाँ रेडिएशन है उस फील्ड में कम से कम टाइम अपन को रहना है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये सोर्स है, ओके, ये 70 सेंटीमीटर की दूरी है। अब यहाँ पे, यहाँ से अगर अपन ने रेडिएशन दिया, यहाँ ये पेशेंट खड़ा है, ठीक है, यहाँ रेडिएशन लगा, तो सपोज करो कि उसको 1 यूनिट लग रहा है, या सपोज करो 10 मिलीसीवर्ट उसको रेडिएशन लग रहा है इस यहाँ से यहाँ तक। अगर इस डिस्टेंस को अपन आधा कर दें, 70 सेंटीमीटर के बजाय 35 सेंटीमीटर अगर अपन कर देंगे, तो ये 4 गुना रेडिएशन लगेगा उसको। 10 मिलीसीवर्ट लग रहा था तो यहाँ 40 मिलीसीवर्ट लगेगा। ठीक है। और इस डिस्टेंस को और भी कम कर दें, ठीक है ना, तो ये और उससे और 4 गुना, इससे नहीं, इससे और 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 160 मिलीसीवर्ट लगेगा उसको। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी सोर्स से, रेडिएशन 4 गुना उसको पेशेंट को लगता है। तो ये डिस्टेंस का सिद्धांत है। इसलिए पर्टिकुलर जो डिस्टेंस प्रेस्क्राइब की हुई है उतना ही डिस्टेंस रखनी है, उससे कम करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा रेडिएशन लगेगा। इसमें किसी की समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। ठीक है। शील्डिंग का आपको बता ही दिया था। शील्डिंग की कौन कौन सी चीज़ें बताई थी आपको शील्डिंग में? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेड एप्रिन। लेड एप्रिन में जो लेड होता है वो कितने mm का होता है? 0.25 mm का। और जो ये लेड ग्लास लगा हुआ है कंसोल पे 1.5
गेट है जो 1.5 लेड बैरियर 1.5 ठीक। आज तो पढ़ के आए हो तुम। सर हाँ ये जो भी डिस्टेंस वाला बताया था इसमें इनवर्स में स्क्वायर में काम करता है ना मतलब। हाँ हाँ, जैसे पर्टिकुलर 70 सेंटीमीटर पे दे रहे हैं अपन, 1 मिलीसीवर्ट लग रहा है सपोज करो, अगर इसको अपन आधा कर देंगे तो ये 4 मिलीसीवर्ट लगेगा, और आधा कर देंगे 16 मिलीसीवर्ट लगेगा, और आधा कर देंगे तो 64 मिलीसीवर्ट लगेगा। 4 गुना बढ़ता जाएगा। 4 गुना बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ, इसका वो था ना, सिद्धांत था ना, हिंदी में कहे व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लो। इनवर्स स्क्वायर लॉ इस पे लागू होता है। लिख लो बेटा। तो जितनी एक्सरे उपकरण से जितनी दूरी अधिक रखेंगे, पेशेंट को एक्सरे एक्सपोजर दर उतनी कम लगेगी उसको, ठीक है ना। शील्डिंग में अगर आप जैसे देखें कि ये कागज़ अगर अपन लगा दें यहाँ, ये कागज़ है और यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, तो इसको तुरंत भेद जाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि ये शील्डिंग का काम नहीं कर रहा। हाथ है, हाथ को भी भेद देता है, तभी तो अपने एक्सरे छपती है, ठीक है। लकड़ी है, उसको भी भेद देगा। फिर कंक्रीट की दीवार बिल्कुल रोक देगा, और लेड तो 100% रोकता ही, कंक्रीट भी रोक देता है। कंक्रीट का भी एक पर्टिकुलर वो है, देखो जो एक्सरे का वो बनता है ना कमरा, उसमें जो एक्सरे रूम बनता है ना, उसमें 9 इंच की दीवार होती है। लिख लो इसको, एक्सरे का जो रूम बनेगा 23 सेंटीमीटर। एक्सरे में जो दीवार अगर ईंट की बनाई है तो उसके लिए है ये, ईंट की दीवार के लिए 23 सेंटीमीटर या 9 इंच। एक्सरे रूम जो बनेगा, जहाँ एक्सरे मशीन लगनी है, उसमें 9 इंच की दीवार ईंट की अगर आप दीवार बना रहे हैं तो 9 इंच की कम से कम होनी चाहिए, तब जाके रेडिएशन रुकेगा, वरना रेडिएशन बाहर जाएगा, लीक होगा रेडिएशन, अपन को, पेशेंट को, सबको रेडिएशन लगेगा। और कंक्रीट की अगर बना रहे हैं अपन तो 15 सेंटीमीटर। कंक्रीट समझ रहे हो ना, कंक्रीट क्या होता है। अगर कंक्रीट की दीवार बन रही है तो 15 सेंटीमीटर कंक्रीट की दीवार होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया था, एक्सरे से ज़्यादा रेडिएशन आईआर में, सीटी में होता है, ठीक है ना। तो उसकी जो दीवार होगी वो 27 सेंटीमीटर की, अगर ईंट की है आईआर में और सीटी में 27 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर की ईंट की दीवार होनी चाहिए। और अगर कंक्रीट की है तो 18 सेंटीमीटर की दीवार होनी चाहिए। हाँ, और अपन जब ये रेडिएशन वाली मशीनें लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो छत है, ठीक है, वो 1.5 सेंटीमीटर कंक्रीट की होनी चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर की छत होनी चाहिए। टीएलडी बैज लगाने का आपको पता ही था, यहाँ लगाना है चेस्ट पे, और अगर एप्रिन पहनना है तो एप्रिन के नीचे रहेगा, वो ऊपर नहीं लगा लेना, हमेशा वो एप्रिन के नीचे रहेगा। तो जब भी एक्सरे करना हो, मोबाइल एक्सरे अगर अपन कर रहे हैं तो लेड एप्रिन पहन के 2 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना, एक्सपोज करना है। और जहाँ फिक्स मशीन है, लेड बैरियर लगा होगा, या तो लेड बैरियर के पीछे खड़े होकर करना है, और या फिर लेड ग्लास होता है दीवार के अंदर, उसके पीछे आके अपन को एक्सपोज करना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। सर जो ये छत बनेगी जो सीटी और एक्सरे में, ये हाँ, ये 1.6 देखो, अगर अपन जैसे नीचे लगा रहे हैं, नीचे अपन ग्राउंड फ्लोर पे एक्सरे मशीन लगा रहे हैं या सीटी लगा रहे हैं, तो नीचे की छत जो फर्श है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो कई बार अपन ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जैसे लगाते हैं, तो वो
नीचे का भी फर्श और ऊपर की भी वो दोनों 1.5 सेंटीमीटर कंक्रीट की होनी चाहिए, जिससे रेडिएशन बाहर नहीं जाए। कंक्रीट लिखना उसमें, ये ध्यान रखना। कंक्रीट कहाँ है, कंक्रीट है तो कितना है, और ईंट की है तो कितना है। तो एक्सरे की 23 सेंटीमीटर बताई, और 9 इंच में अगर उसकी है ईंट की है तो, और अगर कंक्रीट की है तो 15 सेंटीमीटर, और IR में और CT में अगर ईंट की है तो 27 सेंटीमीटर, और कंक्रीट की है तो 18 है ना। तो ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। अठारह 18 ठीक है। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में चूंकि वहीं खड़े होकर काम करना होता है तो वहाँ रेडिएशन लगने के चांस रहते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि एक वो लटके रहते हैं रबड़ के से, वो लेड के होते हैं, उनको लगा के फिर काम करते हैं, क्योंकि वहीं पेशेंट का जैसे ये करना होता है। देखिए ये लेड के ऊपर से भी लटकते हैं, यहाँ भी रहते हैं, जिससे अपन को रेडिएशन ना लगे, क्योंकि यहीं खड़े होकर काम कर रहे हैं अपन और रेडिएशन लगातार निकल रहा है। क्योंकि जो एक्सरे है इसमें तो पर्टिकुलर अपन ने एक्सपोजर दिया, एक्सरे निकल गया और बंद हो जाता है। जबकि फ्लोरोस्कोपी में चाहे वो CR हो या IR हो, इसमें कंटिन्यू निकलता है रेडिएशन, ठीक है। इसमें चलचित्र दिखाई देता है अपन को। इसमें तो जैसे फोटो खींच लिया, रेडिएशन खत्म, और उसमें लगातार रेडिएशन चलता रहता है, तभी जो अंदर अपन जो जांच कर रहे हैं उसका चलचित्र अपन को दिखाई देता है। तो उसमें विशेष सावधानी बरतनी रहती है। मेमोग्राफी का भी जैसा बताया था, हालांकि रेडिएशन कम है, बट उसमें भी अपन को बैरियर के पीछे खड़े होकर काम करना है, ठीक है। इधर पेशेंट रहेगा और इधर अपन खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो। दूसरा, अगर एक्सरे का रूम जो बना है उसमें कोई विंडो है तो वो 2 मीटर या 6 फुट से ऊपर होनी चाहिए। विंडो यदि है तो 2 मीटर से ऊपर या 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए, वरना रेडिएशन जाएगा बाहर। दूर नहीं, ऊपर जो विंडो है ना, जैसे दीवार है, दीवार जैसे ये दीवार खड़ी है और यहाँ विंडो लगा रहे हैं। अब जैसे आप देखिए ये खुला है, क्योंकि ये 2 मीटर से ऊपर है इसलिए इधर रेडिएशन नहीं आ रहा, इसको खुला रख दिया आपने, या विंडो लगा देते, ठीक है ना। अगर ये नीचे होता तो यहाँ रेडिएशन आता, 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये सब आ ही गया तुम्हारे 23 सेंटीमीटर 15 वाला, ये सब है ना। 6 फुट ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो ये जो 2 मीटर की दूरी हो जाती है ना, ये 2 mm लेड के बराबर काम करती है ना। जैसे अपन वहाँ जाके एक्सरे कर रहे हैं तो अपन 2 मीटर की दूरी से करते हैं एक्सरे मोबाइल में। चलो ये और लिख लो, और आज का आपका चैप्टर पूरा। मतलब सर या तो लेड यूज कर लो 2 mm का, या फिर 2 मीटर की डिस्टेंस। नहीं, वो तो पहनना ही है बेटा, एप्रिन तो पहनना ही है। ऐसा मत सोचना कि सर ने कहा था 2 मीटर खड़े जाओ रेडिएशन नहीं लगेगा, रेडिएशन लगेगा। अपनी सेफ्टी पूरी करनी है, ठीक है। अब ये, हाँ बेटा बोल। वो जो एक्सपोज करते हैं उसको और फिर वो एप्रिन पहन के फिर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, तब भी तो रेडिएशन बहुत कम आता है। 2 मीटर की दूरी पर रेडिएशन बहुत कम हो जाता है। और जो आ भी रहा है तो अपन ने एप्रिन पहन रखा है, अपनी सेफ्टी हो जाएगी। करने जाते हैं वहाँ तो फिर एप्रिन पहने, बिना एप्रिन पहने कभी मत करना। नहीं, मैम के पीछे से जैसे पीछे देखना हो, पीछे खड़े हाँ, हो, पीछे खड़े हो जाओ। तो मैम ने तो वो पहन ही रखा है, हाँ। या सर कर रहे हैं उन्होंने पहन ही रखा है, उसके पीछे आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है। वैसे वो वायर बड़ा होता है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर तक होता है, सेफ है अपन। बट अगर आप जाएं, जब भी आप सीखोगे तो जो भी सर या मैडम जा रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जाओ, सर। ठीक वहाँ है? के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा लगती है कि फिर हाँ, वो लगता है बेटा, वो एक अलग विषय है। अपन अभी अपनी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। पहले हम बचेंगे तो दूसरे को बचाएंगे। हमें खुद का ही पता नहीं हमें कैसे बचना, तो दूसरे को कैसे बचाएंगे, ठीक है। कोई डाउट? अब ये लिख लो, रेडिएशन सेफ्टी एसेसरीज। रेडिएशन सेफ्टी accessories required in X-ray room।
तो एक्सरे रूम में आपको एक्सेसरीज हाँ रिक्वायर्ड। हाँ रिक्वायर्ड एसेसरीज क्या है, मतलब किस किस चीज़ की अपन को आवश्यकता है। यस सर। रेडिएशन सेफ्टी के लिए क्या क्या एसेसरीज चाहिए एक्सरे रूम के अंदर। देखिए एक्सरे रूम में जो रेडियोग्राफी फिक्स मशीन है उसमें शील्डिंग 1.5 की होनी चाहिए, ठीक है, और लेड एप्रिन 0.25 mm। रेडियोग्राफी फिक्स में बताया आपको, या अपन मोबाइल करने जाएंगे तब भी अपन को 0.25 mm का लेड एप्रिन पहनना है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो मैंने अभी आपको बताया, काउच हैंगिंग लेड रबड़ जो फ्लैप जो लटके रहते हैं, जो छत से भी लटकते हैं और वहाँ अपन मशीन के पास में होते हैं तो वहाँ भी रहते हैं, तो इनका जो लेड होता है इनके अंदर वो 0.5 mm। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आप अलग अलग लिखेंगे, पहले रेडियोग्राफी फिक्स का लिखा आपने, अब अगला नीचे उसको पूरा लिखने के बाद नीचे आए अपन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इसमें जो अपन को एसेसरीज चाहिए वो क्या चाहिए, जैसे काउच जो होते हैं हैंगिंग लेड रबड़ फ्लैप जो होते हैं वो 0.5 mm का होना चाहिए, ठीक है। ये तो काउच जो नीचे जो टेबल है उस पर जो अपन खड़े होकर काम कर रहे हैं तो काउच से नीचे ये लटका होता है रबड़ का फ्लैप, वो 0.5 mm का होना चाहिए लेड का। और छत से जो लटक रहा है लेड स्क्रीन वो भी 0.5 mm का लेड का होता है। और वहाँ लेड एप्रिन जो पहनना है वो 0.25 mm का वहाँ भी लेड एप्रिन अपन को पहनना है। सीटी करते वक्त सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी का पूरा नाम लिखा हुआ है कि नहीं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें भी अपन को लेड एप्रिन पहनना है जिसमें 0.25 mm का लेड एप्रिन पहनना है अपन को, ओके। देन मेमोग्राफी, इसमें भी जो हमको जो शील्डिंग जो है वो 0.25 mm का। अब आप देखिए कि अपन रेडियोग्राफी फिक्स में जो शील्डिंग थी अपनी वो थी 1.5 mm, वो 1.5 mm थी लेड की, लेकिन मेमोग्राफी में अगर शील्डिंग है तो 0.25 mm का शील्डिंग, क्योंकि उसमें रेडिएशन बहुत कम है, ठीक है। तो 0.25 mm का शील्डिंग और लेड एप्रिन वही 0.25 का। ये आपको विशेष तौर पे याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। जब भी आप काम करेंगे, हमेशा आप जब रेडियोग्राफी करेंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें कितनी शील्डिंग चाहिए, उसमें एप्रिन कितने mm का चाहिए, शील्डिंग कितनी चाहिए, और जो लेड स्क्रीन है वो कितने का होना चाहिए, और लेड गिलास है वो कितने mm का शील्डिंग का होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। बेटा ये काउच होते हैं, क्या ऊपर से लटके रहते हैं, ठीक है ना, हैंगिंग रबड़ होते हैं। या काउच, जैसे काउच है, मैं काउच की बात कर रहा हूँ, यहाँ पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ हम काम कर रहे हैं, यहाँ रेडिएशन लगेगा तो ये लटका हुआ है, ये मान के चलो आप ये उसका लेड रबड़ लटका हुआ फ्लैप है, तो ये जो फ्लैप है ये 0.5 mm का होता है, ये वाला। ऐसे ही अपन यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी रेडिएशन लग रहा है तो वहाँ से ऊपर से लटका रहता है एक प्लास्टिक का गिलास, वो होता है पाउच, तो वो भी 0.5 mm का होता है, ठीक है। और पूछो, डाउट अपने क्लियर कर लो, तुम्हें पता है। फिर जब मैं पूछता हूँ और तुमने नहीं बताया फिर सबको चाय पिलानी पड़ेगी, तुम्हें पैसे रख के लाना। फिर हाँ बेटा, न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोथेरेपी है, उनकी थ्योरी दिखा दो कि बाद में लिखाई थी ना बेटा, क्यों कुछ बताया था ना तुम्हें, रेडियोथेरेपी का भी बताया था। आप अपने साथियों से पूछ लेना, आज फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे आके पूछना, है ना बेटा। ये करा दिया है मैंने, और तुम्हें टाइम मिले तो देख के वो बैठ के वो देखा करो, उस पर चैनल पे डाल रखा है, इसीलिए डाल रहा हूँ ये सब में, जिससे कि तुम लोग इसको दोबारा घर पे पढ़ सको, रिपीट कर सको। समझ में नहीं आ रहा हो तो सर क्या पढ़ा रहे थे उस टाइम देख सको, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आके पूछो। इनको बार बार पढ़ो, इनको बार बार सुनो, ये जो लेक्चर हो रहे हैं इनको बार बार पढ़ोगे सुनोगे तो आपके समझ में आएगी।
फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप आके पूछो, इसको छोड़ मत देना। ये बेसिक है, आगे तुम्हें रेडिएशन फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाएगा। रेडिएशन फिजिक्स, क्योंकि मैं RSO हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन की सेफ्टी के बारे में, रेडिएशन के जो सेफ्टी टूल्स हैं उसके बारे में, शील्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ। ज़िंदगी भर आपकी ये चीज़ें काम आनी है, ठीक है। पास भी हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी भर काम आती रहेंगी। अब एक चीज़ और बता देते हैं, फिर उसके बाद क्लास का समापन करते हैं। काफ़ी हो गया, नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर होकर निकल जाएगा, हैं। हाँ, AERB का जो रूल बना, जो भारतीय संविधान में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 1962, एटॉमिक एनर्जी जो वो बना रूल 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। जैसे सारे अपने देश का जो संविधान बना हुआ है, हर उसके लिए अलग अलग धारा है, अलग अलग उसके जो सिद्धांत हैं, उसमें अपना परमाणु ऊर्जा का अधिनियम जो बना, अधिनियम बोलते हैं उसको, 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, ठीक है। उसके बाद में अब आप अपन जो ये काम कर रहे हैं, ये एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004, इसको लिखें आप, एटॉमिक एनर्जी कोष्टक में लिखेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये कोष्टक में आएगा एटॉमिक एनर्जी, कोष्टक में रेडिएशन प्रोटेक्शन, कोष्टक बंद, रूल 2004। ये जो नियम 1962 है, उसके ये उपनियम है, उसके तहत अपन ये काम करते हैं। और अपने जो लाइसेंस जो मिलते हैं, ये इसी नियम के तहत मिलते हैं। 2004 का नियम 3 है, हाँ, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 का नियम 3 है, जिसके तहत ये अपन को लाइसेंस मिलते हैं और अपन काम करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लिखाऊं क्या? जैसे एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, कोष्टक में रेडिएशन प्रोटेक्शन, विकिरण संरक्षा, विकिरण संरक्षा, है ना, रूल 2004 के नियम 3 के तहत अपन लोग इसका लाइसेंस लेते हैं और उसके तहत काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? इसको आप पढ़ेंगे, है ना, और अगली क्लास में आपसे इस सब के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, चलो।